जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 10 दिसंबर 2024 विजन एस न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। आई नो ये वीडियो लेट हो रहा है और कल भी मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अभी ठीक है, तो अभी से हम रेगुलर होंगे। और सबसे पहले जो 7 दिसंबर को जो मैं आपको क्वेश्चन दिए थे, उसके हमारे आंसर हैं ए, बी एंड सी। और जो मेंस बेस्ड क्वेश्चन था, ये उसका आंसर है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक काम कीजिए, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और ये आपके आज के क्वेश्चन होंगे। अभी दिखा देता हूँ, ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू है और ऊपर वाला भी पीवाईक्यू है। ठीक है, अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम आज क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम न्यूज कवर करेंगे। और आज की जितनी भी न्यूज है ना, उधर सबसे पीवाईक्यू लिंक नहीं हो रहा है, कोई कोई सही हो रहा है, तो हम वो बात कर लेंगे। देखो, सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन दिया था 23 का ही था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या है ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ इन डिफरेंट कंट्रीज, उसके इफेक्ट क्या पड़े। तो देखो, दो इधर हमें चीजें मार्क आउट करनी है। सबसे पहले की रेलवे के ऊपर पूछा गया है, वो तो ठीक है। और दूसरा एक हमें बताना है सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स फर्स्ट, और सेकंड क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, वो बताना है। अभी देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के आंसर मैंने देखे, उधर क्या हो रहा था कि सिर्फ वो सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट लिख रहे थे, बट इट इज नॉट एट ऑल राइट अप्रोच। क्योंकि हमें बताना क्या है कि अलग अलग कंट्री के ऊपर क्या अलग अलग इम्पैक्ट पड़े। ठीक है ना, डिफरेंट कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट बताना है, तो हमें अलग कंट्रीज को मेंशन करना बहुत ही जरूरी होगा। जबकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने ये किया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया है, बट वो नहीं चलेगा। आप खुद समझ पा रहे हैं, राइट? उन्होंने अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री यूपीएससी पूछ रहा है, तो हमें लिखना ही पड़ेगा डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है। रेलवे के ऊपर सवाल है और सूक्ष्म में इफेक्ट पूछे गए हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इंट्रो के दो तीन तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। एक, तो इंट्रो में आप इंडिया बेस्ड डेटा लिख दीजिए, जो कि आपको पता होगा कि इंडिया में सबसे पहले रेलवे कब शुरू हुई थी। तो 1853 में हुई थी, मुंबई और थाना के बीच में। आप ये लिख सकते हैं। फिर दूसरा लिख सकते हैं, जो कि मैंने लिखा हुआ है, कि ब्रिटिश में सबसे पहले शुरू हुई थी, ब्रिटेन यूके जो भी, और फिर उससे भाई जो भी ह्यूमैनिटी का फायदा हुआ एक्स वाई जेड। या फिर लिख सकते हैं, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे लिखना, तो डायरेक्ट लिख दीजिए कि बाय इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इट्स चेंज द होल कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी और इंडस्ट्री एज डिस्कस्ड बिलो। अभी देखो, ये सबसे इजी होता है कि अगर आपको आता ही नहीं है इंट्रो, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया ना, उसी को कॉपी पेस्ट करके लिख लो। क्योंकि लिखना तो मैंडेटरी है और आपको कुछ भी नहीं आता, तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो वही लिख दीजिए। बस बेस्ड अप्रोच यही रहती है कि आपको कुछ ना कुछ उसका डेटा पता हो और वो आप लिखिए। ठीक है, मैंने क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन यूके इन 19th सेंचुरी। और देखो, इतना मैं लिखता ना तो काफी नहीं होता, मुझे आगे लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे पूछा है ना कि इफेक्ट क्या होंगे, तो मैं इफेक्ट बता रहा हूं एक ही लाइन में कि इट चेंज द कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब कि हाँ, मुझे पता है कि कुछ चेंज तो हुआ है। अब सोचिए, सिर्फ एक ये लाइन डालने से इंट्रो कितना अच्छा हो जा रहा है। कि इंट्रो से आप बता रहे हो कि हाँ, इसका कुछ इफेक्ट पड़ा, कि रेलवे इंट्रोड्यूस हुई यूके के अंदर और उसने पूरी ह्यूमैनिटी का जो हिस्ट्री था वो बदल के रख दिया। एकदम छोटा होगा और अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ओके, अभी जो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होंगे, तो भाई सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट। तो भाई ऑफ कोर्स पॉजिटिव में क्या होगा, रेलवे अगर कहीं पे आती है, देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना एकदम इजीली हम कर सकते हैं। कैसे? अभी देखो, यहाँ पे पूछा क्या था, रेलवे के इम्पैक्ट पूछे गए हैं। अभी मुझे आज के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बताइए, आज अगर कहीं पे नई इंट्रोड्यूस होती है रेलवे, तो उसका क्या फायदा होगा। समझ लीजिए, आपके टाउन में रेलवे है या नहीं है। अगर नहीं है और इंट्रोड्यूस होती है, तो क्या क्या फायदा होने वाले हैं, आप खुद सोचिए। कि भाई एक तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, लोग इजीली मूव कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, और इन सब से क्या होगा, तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। साथ ही साथ लोग इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है, आइडिया का एक्सचेंज हो सकता है। ये सब कॉमन चीजें हैं, राइट? अभी भी यही सेम है। अभी मैं बोलता हूँ, रेलवे अगर आज ये इम्पैक्ट पहुंचा रही है, तो सालों पहले भी क्या ही इम्पैक्ट पहुंचा रही थी, वो एकदम सेम इम्पैक्ट हो गए। ऐसा ही ना सेम क्वेश्चन था कि जियोग्राफिकल फीचर्स एंशियंट इंडिया के टाइम में ट्रेड डेवलपमेंट करने में क्या फायदा किए। तो जियोग्राफिकल फीचर्स पूछा है, राइट? ऑफ द टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज है। अभी भी जियोग्राफिकल फीचर सेम है इंडिया के, कि ये माउंटेन, ये रिवर, ये समंदर, और तभी भी सेम थे सालों पहले।
तो जो अब इम्पैक्ट पड़ रहे हैं मतलब नाउ डेज जो इम्पैक्ट हो सकते हैं वही पहले हो सकते हैं। तो वो आंसर आपका एकदम सेम टू सेम ही जाता जैसा यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है? कि रेलवे इंट्रोड्यूस हुई तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आज भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब ये मुझे बताइए पुराने टाइम में सबसे ज़्यादा रेलवे से फ़ायदा किसको हुआ था? ब्रिटेन को हुआ था ना, तो मैंने खास तौर पे ब्रिटेन लिखा। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था? डिफरेंट कंट्रीज़ को फ़ायदा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंट्रीज़ को मेंशन कीजिए, यूपीएससी को पता चले कि हाँ, ये समझ गए कि हाँ, तो ब्रिटेन का फ़ायदा हुआ था, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, ईज़ी ट्रांसपोर्ट हो गया। अभी भी यही होता। फिर वही अर्बनाइजेशन प्रमोट हुई। यस, अगर रेलवे कहीं पे आती है तो अर्बनाइजेशन होती है ना। अभी हम यही नहीं देखते कि दिल्ली में लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पे मेट्रो आ जाने वाली है। सिर्फ मेट्रो के आने से उधर की प्रॉपर्टी से भाव बढ़ जाते हैं। तो अर्बनाइजेशन होती है। ओके, इसका एग्जांपल में क्या लिखा? तो जापान और फ्रांस लिखा। देखो, ये एकदम ईज़ी अप्रोच थी। मैं कुछ जापान देखने नहीं गया हूँ कि क्या हुआ था। पर डेफिनिटली सोचिए कि अगर रेलवे होने वाली है तो अर्बनाइजेशन होने वाला है। और मैं ब्रिटेन का सेम एग्जांपल नहीं लिख सकता हूँ। उस टाइम की दूसरी प्रॉस्परस कंट्रीज कौन-कौन सी थी जो पैसे वाली थी? तो जापान था, फ्रांस था, तो उसका एग्जांपल लिख दीजिए। चलेगा ना? मैं देखने गया ही नहीं हूँ बट पता है कि ये होगा ही होगा, तो इसलिए लिख दीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है, सिर्फ स्मार्ट सोचना होता है आंसर में। फिर भाई कल्चरल एक्सचेंजेस में कहीं भी लिख दीजिए आपको। मैंने यहाँ पे यूरोपियन और यूरोप का और सेंट्रल एशिया का लिखा था। आप चाहो तो किसी और का भी लिख सकते हो कि हाँ कल्चर एक्सचेंज होते हैं, आज भी होंगे। अर्बनाइजेशन सॉरी यूनिफिकेशन ऑफ आइडिया एंड इंटीग्रेशन ऑफ मासेस, ये भी हुआ था ना, ये तो हमें पता भी है कि जब इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस होती है तब लोग इधर से उधर ट्रैवल कर पाते हैं और अपने आइडियाज को स्प्रेड कर पाते हैं, अवेयरनेस ले ला पाते हैं। तो ये भी पॉजिटिव था और ये इंडिया में ही हुआ था, तो ये तो हम इंडिया लिखेंगे ही लिखेंगे। बहुत जरूरी है कि आप दूसरी कंट्रीज का पता है तो इंडिया का तो एक आध पता होना चाहिए ना। तो ये हो गया पॉजिटिव। और 10 मार्कर है तो 2 ही पेज लिखने हैं ज्यादा से ज्यादा। अभी नेगेटिव देख लेते हैं। देखो 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। कि देखो रेलवे आया तो क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ से सारा सामान उठाया, चीजें उठाई, अपने देशों में लेके जा रहे थे। हमें पता है कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है, जो भी एग्रीकल्चर है, सब हमारा टूट फूट गया, मतलब सब खत्म हो गया था। तो सेम रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन हुआ जैसे कि इंडिया के अंदर। और ये पेरीफेरी कंट्रीज लिखा है, आप कुछ भी और लिख सकते हो, ठीक है। कॉलोनाइज्ड कंट्रीज लिख सकते हो, देन कॉलोनाइज्ड कंट्रीज, सॉरी देन कॉलोनाइज्ड नेशन। मैंने पेरीफेरी लिखा, ये पीएसआर का पार्ट है इसलिए पेरीफेरी लिख दिया। इधर आप ये भी लिख सकते हो, सरप्लस ट्रांसफर, सरप्लस ट्रांसफर। और यहाँ पे मैंने एक उसका एविडेंस भी दे दिया। एविडेंस क्या? कि दादा भाई नौरोजी बोले थे ना अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। मैंने थियरी नहीं लिखी, मैंने उनकी बुक का नाम लिख दिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी है वो इसी बुक में दी गई है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो दोनों चलता, आप ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखते तो भी चलता, दादा भाई नौरोजी लिखते तो भी चलता, कुछ भी चलता, और कुछ नहीं लिखते तो भी चलता। ये तो आपको पता है अगर, तो लिखो ना। और आपको कायदे से पता ही होगा, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि दादा भाई नौरोजी ऐसा कुछ बोले हैं। फिर भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइब, यस, अगर कहीं पे रेलवे हो रही है, अभी भी सोचिए कि मैं कहीं एरिया में रेलवे डाल रहा हूँ तो उधर मैं जंगल काटूंगा, उधर जो कम्युनिटीज रह रही होगी उसको हटाऊंगा, तो ट्राइब को भी हटाऊंगा। तो यस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइब। और अगेन अफ्रीका का मैंने एग्जाम्पल लिखा। क्या मुझे पता था एक्चुअली में कि अफ्रीका में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं पता था। बट कॉमन सेंस लगाइए, आज के टाइम में अगर अफ्रीका में इतनी ट्राइब है, अगर मेज रेलवे डालना है तो हटेंगी, राइट? तो सालों पहले तो और ज्यादा होंगी और हटी होंगी। तो लिख दो अफ्रीका। और मैं गारंटी से बता सकता हूँ ये गलत नहीं होगा, ये कॉमन सेंस से लिखा हुआ है। और ऐसा हुआ भी था, अफ्रीका के अंदर कायदे से हटाया गया था। उधर बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे, पर फिर भी उनको मार दिया, मतलब सप्रेस कर दिया गया था, कुछ दाद नहीं दिया गया था, सबको मार दिया गया था। चलिए कोई बात नहीं। फिर भाई इंक्रीज कैजुअलिटीज, यस। अभी देखो वॉर रेलवेज आ गई हैं और वॉर होता है तो सामान इधर से उधर इजीली पहुंच जाता है, तो ज्यादा लड़ाई होती है, खतरनाक, और ज्यादा लोग मरते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर्स। और फिर एट लास्ट एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव में से सोचिए, रेलवेज आए हैं, अब आज भी रेलवे आते हैं तो इमिशन बढ़ता है ना। उस वक्त तो पेट्रोल डीजल से चल रहे थे, कोल से चल रहे थे, तो इमिशन बढ़ता था। तो भाई इमिशन की वजह से इंक्रीज मीन टेम्परेचर ऑफ, जैसे कि ब्रिटेन, ठीक है। और मैंने ब्रिटेन ना जानबूझ के लिखा क्योंकि ब्रिटेन में ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई है, तो सबसे बुरी हालत कहाँ पे होगी? ब्रिटेन में होगी अगर इमिशन हो रहा है तो उसी का एग्जांपल लिख दिया। और फिर ऑल्दो इट हैज नेगेटिव इम्पैक्ट बट ओवरऑल इट हेल्प्ड इन एडवांसमेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। यस, कितने भी नेगेटिव हो पर रेलवे से फायदा तो होता ही है ना, इसीलिए तो सब इंट्रोड्यूस करवाते हैं, रेलवे बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं। तो हमें ज्यादा
एट लास्ट कंक्लूजन में यही बताना है कि ज्यादा फायदे हैं भाई, क्योंकि तभी आपका आंसर अच्छा बनेगा। वरना आप ज्यादा नेगेटिव बोल दोगे तो बोलेंगे तो इंट्रोड्यूस ही क्यों किया, और अभी भी इंडिया क्यों कर रहा है। इसीलिए एट लास्ट आपको बताना है कि भाई एडवांसमेंट के लिए तो ये फायदा किया ही किया है, मतलब कितना भी बुरा हो, नेशन तो आगे बढ़ा भाई। और बाकी आप क्या लिख सकते हो, बहुत कुछ लिख सकते हो, बट ये ज्यादा अच्छी अप्रोच रहेगी कि ज्यादा फायदा क्या, बाकी लिख दो भाई कि हाँ ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किया है और ह्यूमैनिटी को ये चेंज किया है, फिर कोर्स को इसके सोशियो इकोनॉमिक वेरियस इम्पैक्ट रहे हैं, ये लिख दो। या फिर लिख दो कि ऑल दो टू कंक्लूड, ऐसा कुछ भी वर्ड डाल के कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट की है, फॉर सम इट इज बून और सम फॉर सम इट इज डिसगाइज, कुछ भी लिख दो, ठीक है, चलता है। ये सिर्फ आपके एंड करने के लिए होता है, अगेन आपको कुछ नहीं सोचता है, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी की लाइन को कॉपी करो और लिख डालो। ओके, चलिए अभी हम न्यूज को कवर करते हैं, और मुझे आप बता दीजिएगा कि आंसर का डिस्कशन पहले करना सही रहेगा या फिर हम जब बड़ी न्यूज कवर कर लेते हैं उसके बाद करना सही रहेगा। ये वीडियो लेट आ रहा है, मुझे पता है काफी कम लोगों तक पहुंचेगा, तो बता जरूर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा आइडिया आ जाए बस। और साथ ही साथ आपको ये काम आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा है तो डिस्कशन नहीं रहने देते हैं, खामखा वीडियो बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलो अभी हम न्यूज कवर करते हैं। सबसे पहला क्या है कि इंडिया सून टू क्रिएट कंप्रीहेंसिव एंटी ड्रोन यूनिट, ताकि हम अपनी बॉर्डर को सिक्योर कर पाए। ओके, सबसे पहले तो 2023 में ही ये क्वेश्चन था, मतलब इसके ऊपर यहाँ पे मैंने नीचे वही आपको दिया हुआ है आज का जो आपको होमवर्क में लिखने के लिए, कि भाई यूएवी अगर एडवर्सरीज यूज कर रहे हैं तो उसके काउंटर में हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं कि उसके थ्रेट को कम कर पाए। तो सेम 23 में ही इसका पूछा गया है। तो देखो इंडिया ने ला दिया है एक फ्रेमवर्क कि वो एंटी ड्रोन यूनिट कायदे से बना रहे हैं अलग से। अभी एंटी ड्रोन सिस्टम क्या होता है, तो कोई भी ड्रोन है यूएवी है उसको डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और उसको मार दे लगना, मिटिगेट कर देना, ठीक है, टैकल कर देना। अब ये थ्रेट कैसे कैसे हो सकते हैं, हो सकता है ड्रोन के अंदर कोई बॉम्ब लेके आया और हमारे यहाँ पे छोड़ना हो, पॉसिबल है कि वो सर्वेलेंस कर रहा हो, देख रहा हो सब ड्रोन से सब हमारे बॉर्डर पे क्या चल रहा है, या फिर वो हमारे एयर स्पेस में भी इंटरफियर कर रहा हो, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इसके अंदर हम कौन सी यूज करेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम के अंदर, तो आरएफआईडी टेक्नोलॉजी होती है, सॉरी आरएफआईडी नहीं, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर्स होते हैं। जैमर्स क्या होता है कि कोई भी नेटवर्क उधर है वो नेटवर्क को जाम कर देंगे, नेटवर्क जा नहीं पाएगा। तो अगेन अगर ड्रोन देख रहा है और आप रेडियो ही जाम कर दोगे, नेटवर्क से जाम कर दोगे, तो नहीं चल पाएगा, राइट। फिर भाई जीपीएस है, नेट गन्स है, नेट गन्स तो आपने देखा भी होगा कि ड्रोन जैसे इधर उड़ रहा है वो जाली जैसा गन में से निकलेगा और पूरा इसके ऊपर कवर कर लेगा, जैसे मछली की जाली है, ठीक है। नीड क्यों है भाई इंडिया को, क्यों हमें एंटी ड्रोन यूनिट की जरूरत है, हमारे बॉर्डर एरियाज में इलीगल एक्टिविटीज बहुत होती है, इसलिए जरूरी है। हमारी लोकेशन ही कहाँ पे है, मैंने बहुत बार बताया, फिर से बता रहा हूँ, ये इंडिया है, यहाँ पे एज ऑफ सॉरी डेथ क्रिसेंट आता है, यहाँ पे डेथ ट्रायंगल आता है। डेथ क्रिसेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, डेथ ट्रायंगल वियतनाम, लाओस, म्यांमार। और ये दोनों किसके लिए फेमस है, तो अपने ड्रग ट्रेड के लिए फेमस है, और इंडिया दोनों के बीच में पड़ता है, तो हमें इस एरियाज में इलीगल एक्टिविटीज ज्यादा देखने को मिलती है और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है। और ये डेथ क्रिसेंट या फिर डेथ ट्रायंगल को गोल्डन क्रिसेंट या गोल्डन ट्रायंगल भी बोलते हैं। ओके, आगे फिर काउंटर नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर मतलब जो छोटे मोटे टेररिस्ट हैं, बड़े टेररिस्ट हैं, या फिर कोई ड्रग माफियाज हैं, उसको काउंटर करना। फिर डुअल यूज ऑफ ड्रोन, कि एक तो देखो काउंटर करने के लिए काम आ सकता है, ठीक है, दूसरा आपके भी मिलिट्री में हेल्प कर सकते हैं ना, तो उसमें भी काम आएगा। जैसे कि रिसेंट एग्जांपल लिखा है बेख बे रफ्तार TB2 बॉन कॉम्बैट ड्रोन। और फिर एट लास्ट हमें ये इंटरनल सिक्योरिटी में भी काम आता है, जैसे कि मणिपुर में अभी मिलिटेंसी हमें काफी देखने को मिल रही है, और जो उधर के मिलिटेंट है वो ड्रोन का यूज कर रहे हैं एक्सप्लोसिव को ड्रॉप करने के लिए, उसके अंदर बॉम्ब फिट करते हैं, ड्रोन लेके आते हैं उधर, फिर छोड़ देते हैं। आप सोचिए किस हद तक हालात खराब है। तो ये टैकल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ना, कि ऐसा सब हो रहा है, तो हमें बिल्कुल जरूरत है यार। एट लास्ट हमने क्या क्या भाई डेवलप किया है, एंटी ड्रोन मेजर्स क्या क्या लिए हुए हैं, तो डीआरडीओ का सॉफ्ट किल है। सॉफ्ट किल मतलब क्या है, कम्युनिकेशन जो भी वो ले रहा है ना उसको जैम कर देना। और हार्ड किल है, हार्ड किल मतलब ड्रोन उड़ रहा है, आपने उसको सामने से लेजर वेजर छोड़ के तोड़ दिया, वो हार्ड किल। सॉफ्ट किल मतलब उसके कम्युनिकेशन जो भी नेटवर्क है उसको जैम कर देना, जैसे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर है। फिर लेजर इक्विप एंटी ड्रोन गन माउंटेड मैकेनिज्म, इसमें लेजर होती है ये गन में, और फिर उस गन से आप ड्रोन को उड़ा सकते हो, ठीक है। ये अपने आप काम करती है, बड़े बड़ी होती है, एक बार फोटो देख लेना, आपको मजा अच्छा लगेगा कि हाँ। फिर है काउंटर ड्रोन सिस्टम D4,
ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अगेन ये भी क्या करती है, ड्रोन को डिटेक्ट करेगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। और देखो ये सब जरूरी है, बहुत इजी चीजें हैं ये, पर आपके लिए याद रखना जरूरी हो जाता है। होगा क्या कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपको ये सब लाइन सूझेंगी नहीं, क्लिक नहीं होंगी, इसलिए हमेशा याद रखिए। मेरा बोलना है हमेशा ना आप इनिशिएटिव याद रखिए। इनिशिएटिव आपको हर एक जगह पे काम आ सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी काम आ सकते हैं। और आपको इनिशिएटिव याद होगा ना, तो आपको चैलेंज ऑटोमेटिकली याद होगा। क्योंकि समझ लीजिए कि मुझे ड्रोन का सॉफ्ट किल और हार्ड किल याद है कि हाँ, हमने इंडिया ने ये लिया हुआ है, तो डेफिनिटली मुझे ये तो पता ही होगा ना कि ये क्यों लिया हुआ है। अच्छा, सॉफ्ट किल इसलिए क्योंकि हमें ये ड्रोन का अटैक हो रहा था, उसका काउंटर करना था। तो इनिशिएटिव याद रखने की कोशिश कीजिए, आपका आधा आंसर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर डिसेंट वर्क इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन रिपोर्ट। इन शॉर्ट, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के अंदर जो भी डेटा है वो रिलीज किया है, किसने रिलीज किया है, तो आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आईयूसीएन ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन सबसे पहले तो क्या होता है, तो सोशल जो भी सोसाइटी के चैलेंजेस हैं हमारे, ठीक है, मतलब सोशल मतलब वो कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना, प्रोटेक्शन करना हमारा, वो सबको हम सस्टेनेबल मैनर में और बायोडाइवर्सिटी को फेवर हो वैसे मैनर में सॉल्यूशन लेके आए, उसको नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से सॉल्यूशन लेना कि नेचर का आप यूज करो या ना करो, पर नेचर को बिना खराब किए आप जो भी चैलेंजेस है नेचर के उसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, तो उसका नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो फॉरेस्टेशन कीजिए, कि सिर्फ झाड़ उगाइए, आपका क्लाइमेट चेंज ठीक हो जाएगा। तो अच्छी बात है ना ये। इसके एग्जांपल्स क्या-क्या है, तो भाई मतलब ऐसा किया हुआ जो हमने कि प्रोटेक्ट और रिस्टोर कोरल रीफ को करना, फिर ग्रीनर सिटीज बनाना कि आपकी सिटी ग्रीन हो। इसके लिए ग्रीन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, पता है, हमने बात की हुई है 2-3 बार। और कोरल रीफ की इसलिए क्योंकि कोरल रीफ ऐसा समझिए कि की एरिया है जहाँ पे बायोडायवर्सिटी डेवलप्ड होती है, कि पूरी की पूरी चेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं अपनी। तो इसलिए कोरल रीफ रिपोर्ट को देख लेते हैं भाई। तो भाई एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 60 टू 65 मिलियन जितने पीपल इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ एम्प्लॉयड हैं। और नाइन मतलब इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, ये 60-65 मिलियन जितने, उसमें से 95% जितने कहाँ से आते हैं, तो एशिया और पैसिफिक से आते हैं। ग्रेट है। फिर भाई यूथ एम्प्लॉयमेंट को 14% जितने यूथ है इसके अंदर, वुमेन में देखें तो 1/3 जितनी वर्कफोर्स में सिर्फ वुमेन है। फिर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जीडीपी का ये 0.3% जितना कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड की जीडीपी। ठीक है, और फिर ग्रीन गे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए, मतलब कि नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे हम जनरेट कर पाएंगे 20 टू 32 मिलियन जितनी नई जॉब्स बाय 2030। यस, गुड। फिर की रिकमेंडेशन क्या है, तो हमें नेशनल एनबीएस पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना जो है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। देखो कोई भी रिकमेंडेशन में पता ना हो और आपको पता हो कि मतलब समझिए कुछ भी मैंने पूछा हुआ है क्वेश्चन एक्स वाई जेड, कुछ भी, वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड, क्लाइमेट चेंज, और आपको उसकी एक भी पॉलिसी पता है और रिकमेंडेशन देनी है, तो बस वही लिख दीजिए, स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। जिसके भी ऊपर फिर क्वेश्चन पूछा गया है, अगर वुमेन के ऊपर है तो स्ट्रेंथनिंग वुमेन रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशन, अभी ये नेचर के ऊपर है तो स्ट्रेंथनिंग नेचर बेस्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क। क्योंकि वो तो है ना कि हमेशा इंप्रूवमेंट चल जाएगा आंसर के अंदर, कि इंप्रूवमेंट की तो जरूरत सबको होती है, तो हम लिख देते हैं कि जो ऑलरेडी चल रहा है उसको इंप्रूव कीजिए, बस अच्छे वर्ड में लिखना है, दैट्स इट। फिर भी एड्रेस करना है हमें, सॉरी, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी नीड है उसको एड्रेस करो कि हाँ भाई ट्रेनिंग में ये कमजोरी पड़ रही है तो उसको एड्रेस कर दीजिए। फिर इंक्लूसिविटी प्रमोट कीजिए और फिर रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन भी कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आगे काम कैसे करना है और क्या दिक्कतें हैं ऑलरेडी। ओके, दैट्स इट, तो और कुछ नहीं था। बस हाँ, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन आप याद रखना, और उसके अगर डेटा आपको याद रहता है तो ठीक है, बट जरूरत नहीं है याद रखने की। और हाँ, ये पता होना तो ये बता दीजिए, ये COP16 की जो मीटिंग चल रही है यूएनसीसीडी की, वो कहाँ पे चल रही है। यूएनसीसीडी की 16वीं मीटिंग है, फिर यूएनसीबीडी की 19वीं मीटिंग है, और यूएनएफ ट्रिपल सी की 30वीं होने वाली है। 29 होगी, 30 होगी। ठीक है, वैसे तो छोड़ो ना, उल्टा क्यों याद रखना, कौन सी चल रही है, तो 29वीं, ये तीनों खत्म हो चुकी है। चलिए, रोल ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटी एक्नॉलेज कॉम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन। इन शॉर्ट क्या बोला है कि जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। मतलब कि आपकी जो एरियाज होते हैं वो डिफॉरेस्ट होते जाते हैं और डिजर्ट बनते जाते हैं। ठीक है, इसे डिजर्ट नहीं बनने देना, इसी का काम करता है यूएनसीसीडी। उसका काम, नाम ही क्या है,
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, कि डिसर्टिफिकेशन नहीं होने देंगे भाई। तो बस यही काम करता है और इसने भी हाईलाइट किया है कि इंडिजिनियस कम्युनिटी का रोल क्या होता है। और यही ऊपर भी यही थी, ठीक है, यूएनसीसीडी की बात चल रही थी और बस यहाँ पे भी वही चल रही है। इन्होंने बस बोला है कि इंडिजिनियस कम्युनिटी कैसे इसको रोक सकती है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलरेडी, ठीक है। पीवाईक्यू में इनडायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिजिनियस पीपल का रोल बताइए भाई। सबसे पहले तो इंडिजिनियस पीपल क्या होते हैं? तो किसी भी एरिया में कोई ट्राइबल कम्युनिटीज रह रही है जिसकी प्रैक्टिसेस ट्रेडिशन दूसरों से अलग है और वो उधर सालों से रह रहे हैं, उनका जो भी कल्चर है वो डोमिनेट करता है उस सोसाइटी के अंदर, तो इंडिजिनियस कम्युनिटी है। जैसे कि इंडिया के अंदर हम देख ले तो संथल, संथल इंडिजिनियस कम्युनिटी है, संथल और संथाल व्हाटएवर यू से। आपको पता है ना, सालों से वो रहे हैं, संथल रिबेलियन आपको पता है और अभी भी वो रह रहे हैं, तो वो उधर की इंडिजिनियस कम्युनिटी है, मतलब वो उधर के हैं, दैट्स इट। फिर न्यूजीलैंड का देख ले तो माओरी, न्यूजीलैंड का याद रखना जरूरी है, ठीक है। माओरी पॉसिबल है कि वो प्रीलिम्स में अंदर आ जाए, कुछ उल्टा सुल्टा ये लोग पूछ ले, क्यों? क्योंकि माओरी हक का इतना अभी थोड़ा फेमस चल रहा है उधर के जो न्यूजीलैंड के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है उसकी एक मिनिस्टर है, ठीक है, और वो 2-3 बार पार्लियामेंट, न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के अंदर माओरी हाका परफॉर्म की। माओरी हाका क्या होता है? माओरी ट्राइब है और हाका उनका डांस होता है, ठीक है, पूरा उसको बोला जाता है माओरी हाका। ये बस उधर का फेमस डांस है, ट्राइबल डांस है और वो एंगर शो करने के लिए वो मतलब यूज होता, मतलब एंगर शो वो अपने उसके करते हैं, अपना पावर दिखाते हैं माओरी हाका के थ्रू। तो इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। माओरी हाका न्यूजीलैंड का है और माओरी ट्राइब भी न्यूजीलैंड की है। अगर पूछा जाता है तो आप रेडी हो, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ न्यूज में नहीं था तो इसलिए आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी माओरी तो याद रखना ही है आपको। इंडिजिनियस पॉपुलेशन अभी कितनी है? तो पूरे वर्ल्ड में भाई 5% जितनी इंडिजिनियस पॉपुलेशन रहती है, जिसको हम बोलते हैं कि ये गेट कीपर्स ऑफ ग्रीन एरियाज है, क्योंकि ये बचा के रखते हैं। अब सोचिए अप्रोक्सीमेटली 22% जितना ग्रीन एरियाज है ना, उसमें ये रह रहे हैं, तो कितना बचा रहे हैं। अभी देखो कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री ये लोग करें, जैसे कि ये पॉलीकल्चर करते हैं जिसको मिल्पा बोलते हैं, मयान पीपल, ठीक है। मयान पीपल जो प्रैक्टिस करते हैं मिल्पा, वो पॉलीकल्चर है, इसलिए बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये ऑलरेडी करते हैं। फिर प्रोटेक्ट करे एरियाज को, जैसे कि सोलिगाज ट्राइब, ये हमने थोड़े दिनों पहले ही देखा था, बीआरटी टाइगर रिजर्व में प्रोटेक्ट करके रखती है उधर की जो भी डाइवर्सिटी है उसको, ठीक है। सोलिगाज ट्राइब हो गया। फिर फॉरेस्ट रिस्टोरेशन करे, जैसे कि खासी ट्राइब, गारो ट्राइब, खासी ट्राइब मेघालय के अंदर प्रोटेक्ट करते रहती है फॉरेस्ट को और माउंटेन्स को, तो ये भी एक हो गया। फिर वाटर मैनेजमेंट करे, जैसे कि एक और ट्राइब है हमारी कोया ट्राइब, शायद मैं गलत नहीं हूं ना, तो कोया ट्राइब है, वही वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जिसकी सिस्टम को कहा जाता है कारेज सिस्टम या फिर सुरंग बावी सिस्टम। तो ये वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है, इससे वाटर मतलब आप मैनेज करके रखोगे तो क्या होगा फायदा? डिसर्टिफिकेशन नहीं होगा, दैट्स इट। और हाँ, सिर्फ कोया ही नहीं है, ये अपना जो अफगानिस्तान में तालिबान वाले हैं ना, वो भी ये कार्य सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये वाटर हार्वेस्टिंग की। ओके, तो चैलेंजेस क्या क्या है भाई अभी ये सब लोगों के पास? तो भाई पॉवर्टी है, डिस्प्लेसमेंट उसका किया जाता है डेवलपमेंट के नाम पर। फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही पुअर है, सोशल सर्विसेज उन्हें नहीं मिलती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जबकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। तो ये सब नॉर्मल चैलेंजेस, आपको भी सब पता है कि ये सब उनके साथ होता है। क्या हमें करना चाहिए? तो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग, कोई बॉडी हम बना दे या फिर कोई पॉलिसी बना दे तो इन लोगों का हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, साथ ही साथ ग्रीन एरियाज का प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मेन फोकस हमारा वही है। फिर लैंड राइट और डायरेक्ट एक्सेस टू फाइनेंस देना चाहिए टू इंडिजिनियस पीपल्स, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए और उनके भी सोशल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स को हम बढ़ा पाए। और एट लास्ट हमें डेवलप करना चाहिए मैकेनिज्म टू इंटीग्रेट ट्रेडिशनल नॉलेज इनटू अ नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉलेज। क्योंकि ये क्या होता है, ये देखो कारेज सिस्टम है अभी भी चल रही है ना, और ये अच्छी सिस्टम है, तो इस ट्रेडिशनल नॉलेज को हमें नेशनल लेवल पे लेना चाहिए कि भाई सब लोगों को ही पता चले कि हाँ भाई ऐसे काम करता है। अभी हमने स्टेप क्या क्या लिए हुए हैं? इंडिजिनियस प्रोटेक्शन यूजिंग इंडिजिनियस नॉलेज फॉर ग्रीनर एरियाज, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान हमने बनाया हुआ है, फिर ग्रीन इंडिया मिशन है, फिर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, डिजिटल रिपोजिटरी टू प्रिवेंट बायोपायरेसी एंड wrongful पैटर्न्स, ये हमने ना थोड़े टाइम पहले ही बनाया हुआ है। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, जो कि कम्युनिटी राइट्स को मानता है, ये जो भी इंडिजिनियस पीपल होते हैं उनके। इतना काफी है, ठीक है। मेनली आपको कौन सा याद रखना है हमेशा? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट कुछ भी हो जाए आपको याद रखना है व्हेन इट कम्स टू ट्राइबल और इंडिजिनियस और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। फिर है सुप्रीम कोर्ट ने इशू की है गाइडलाइंस ऑन प्रोसेसिंग ऑफ मर्सी पिटीशन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मर्सी पिटीशन सबसे पहले क्या है? मर्सी, माफी मांगना, ठीक है। किसी ने कुछ भी क्राइम किया हुआ है और उसे माफी चाहिए तो उसको मर्सी पिटीशन बोलते हैं। ये कौन से केस के नीचे आया? तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रदीप यशवंत कोकाड़े कोकाड़े केस, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर गाइडलाइंस दिया कि अगर कोई मर्सी पिटीशन मांग रहा है उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए और उसको कैसे आपको टैकल करना है, क्योंकि मर्सी पिटीशन मांगना वो विक्टिम का लीगल राइट होता है, ठीक है। जो भी जिसके भी विक्टिम का नहीं यार सॉरी कन्विक्ट का लीगल राइट होता है, मतलब जिसने गुनाह किया है, गुनहगार है, उसका भी वो लीगल राइट है। तो भाई क्या क्या गाइडलाइंस दी हुई है? तो भाई सबसे पहले तो देख लेते हैं मर्सी पिटीशन क्यों जरूरी है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। तो भाई मर्सी प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 और गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने 2-3 दिन पहले ही देखा था मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो भी मर्सी है वो आपको एज पर एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर परफॉर्म करनी होती है, वेदर यू आर प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है। और लीगल फ्रेमवर्क का हम देखें तो यह सेक्शन 472 के अंदर बीएनएसएस के इंक्लूडेड है। बीएनएसएस स्टैंड फॉर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब कि अपना पुराना सीआरपीसी। और मर्सी पिटीशन क्यों भाई जरूरी हो जाता है? ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई कोई भी कन्विक्ट है उसका भी राइट टू लाइफ तो है ही अंडर आर्टिकल 21, तो वो मर्सी डाल सकता है, ठीक है भाई। फिर अलग बात है कि उन्हें पसंद आए या ना आए। फिर भी अगर किसी की भी जो भी सजा हुई है उसमें डिले होता जा रहा है तो डिले होना भी गुनाह है, क्योंकि आप बोल दिए हो कि भाई आपको फांसी होने वाली है, अभी वो बंदा उसी डर में पड़ा हुआ है बट आप फांसी की डेट नहीं बता रहे हो कि कौन सी डेट को होगी, तो वो भी डिले है, वो भी गलत है। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो, राइट टू चैलेंज डिले अंडर आर्टिकल 32 और 226। और फिर केस बाय केस भी ये चेंज होता रहता है कि समझ लीजिए कोई केस में बिना किसी वजह से डिले होता जा रहा है, या फिर कोई केस है जहां पे हम समझते हैं कि कोई जो कैदी था वो इतना अच्छे से पेश आया और वो इतना अच्छा पर्सन था पर गलती से उसने क्राइम कर दिया, तो उस केसेस में भी मर्सी पिटीशन फाइल की जा सकती है, ठीक है। केस स्पेसिफिक इन शॉर्ट अलग होता है, वो कोर्ट्स देखेंगी कि उन्हें कैसे करना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल बता दूं केस स्पेसिफिक का, तो समझ लीजिए कि किसी बंदे ने दो लोगों का खून कर दिया, डायरेक्ट गला काट दिया उनका। क्यों काट दिया? क्योंकि वो उनकी बेटी के ऊपर कोशिश कर रहे थे उन्हें रेप करने की, ठीक है। और वो उसी टाइम पे पहुंच जाता है और दोनों को मार देता है। सेल्फ डिफेंस लगता है बट दोनों लोगों का मर्डर करने के लिए उनको सजा हो जाती है 10 साल की। वो पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है, समझ लीजिए कि यूपीएससी का इंटरव्यू देने वाला था उस वक्त, इसको ऐसा हो गया। तो अभी आप सोचिए, कायदे से वो क्रिमिनल तो है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो पर्सन अगर मर्सी पिटीशन फाइल करता है तो पॉसिबिलिटीज हाई है कि उसकी मर्सी पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो केस बाय केस डिटर्मिनेशन अलग अलग होते हैं और पॉसिबल है हो भी और ना भी। इट वो फिर प्रेसिडेंट के ऊपर है, गवर्नर के ऊपर है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर है, क्योंकि मर्सी को एंड लास्ट एक्सेप्ट कौन करते हैं? ये लोग ही करते हैं। ओके, अभी गाइडलाइंस क्या दी गई है? तो भाई सबसे पहले एक डेडिकेटेड मर्सी सेल बनाइए हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। फिर एक अटैचमेंट कीजिए आप जुडिशियल ऑफिसर का, जो कि कायदे से इसी को देखेगा। फिर भाई जो भी प्रिजनर है वो कोई पेटिशन डाल रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए आप, ताकि पता चले कि हाँ भाई ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कुछ है। फिर कोऑर्डिनेट कीजिए गवर्नर और प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरियाज के साथ कि हाँ कि क्या चीज चल रही है, कौन मर्सी पिटीशन डाला है, कैसे काम हो रहा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब जो भी कम्युनिकेशन है उसको इलेक्ट्रॉनिकली कीजिए, गाइडलाइंस की और रिपोर्टिंग कीजिए स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बारे में। फिर इम्प्लीमेंटेशन करवाइए जो भी कॉम्प्लायंस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में है विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। और गाइडलाइंस टू सेशन कोड भी दी गई है। और एग्जीक्यूशन मैटर्स में जो वारंट होता है वो स्टेट को इमीडिएटली निकालना पड़ेगा जब आफ्टर द डेथ पेनल्टी बिकम एनफोर्सेबल, ठीक है। कि जल्दी से जल्दी हो जाए, अगर आपने डेथ पेनल्टी बोला है तो जल्दी से उन्हें डेथ पेनल्टी मिल जाए। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इन सेंस ऑफ प्रेसिडेंट डिले इन कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस हैज कम अंडर द पब्लिक डिबेट, यही क्वेश्चन है ना। denial justice because debate as a denial justice should has the time to life specific और president to accept reject such a petition analyze। इन शॉर्ट यही बोला है कि भाई प्रेसिडेंट लेट कर देते हैं अपनी मर्जी देने में, तो
आपको क्या लगता है कि कोई टाइम लिमिट होना चाहिए प्रेसिडेंट को ये एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के लिए? एनालाइज कीजिए, ठीक है? एनालाइज करने का मतलब क्या होता है? आप खुद सोचिए, किसी चीज को मैं आपको बोलूं एनालाइज करना, तो उसका मतलब क्या है कि आप उसका सब कुछ देखोगे, अच्छा बुरा, या फिर कुछ गलत है तो आप उसमें रिकमेंडेशन दोगे। तो सेम एनालाइज में यही करना होता है, ओके? और ये क्वेश्चन कब का है? ये ना शायद 2023 का है, मैंने अभी अभी डाला, मैं भूल गया। ये शायद 2023 का ही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जब भी का भी हो, बट पीवाईक्यू तो है। आगे देखते हैं। फिर है एक्शन टेकन ऑन द परफॉर्मेंस रिव्यू एंड रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन प्रेजेंटेड इन लोकसभा। अभी देखो, इंश्योरेंस सेक्टर की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है? तो सबसे पहले इंश्योरेंस के ऊपर जो 2-3 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लोगों को कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहला क्या है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है? पेनिट्रेशन मतलब कि भाई जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में इसके कितने परसेंटेज है। अभी के लिए हमारा कितना है, 21-22 का देता देखें तो 4.2% है। मतलब क्या है, इंडिया का जितना भी जीडीपी है, ठीक है, उसमें जीडीपी का आप रेशियो निकालोगे तो 4.2% जितना जीडीपी है वो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। मतलब कि 100 रुपए अगर जीडीपी है तो 4.2 रुपए जितना इंश्योरेंस है। तो जीडीपी के कंपेयर में ये कितना परसेंटेज में रेशियो में आता है, वो होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। और इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है कि मैं अगर प्रीमियम ले रहा हूँ, कोई इंश्योरेंस में ले रहा हूँ, तो मुझे कितना प्रीमियम भरना पड़ रहा है, मतलब मुझे इंश्योरेंस में कितना पैसा मुझे भरना पड़ रहा है। तो ये कैसे काउंट होगा कि टोटल कितना प्रीमियम आया, ठीक है? टोटल प्रीमियम डिवाइड बाय कंट्रीज पॉपुलेशन। तो ये टोटल आ जाएगा अपना, जो भी आएगा वो होगा अपना डेंसिटी, ठीक है? प्रीमियम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। डन है? दोनों का मतलब समझ गए आप? पेनिट्रेशन को हम जीडीपी से कंपैरिजन में देखते हैं और डेंसिटी को पैसों के मामले में देखते हैं कि कितना प्रीमियम कलेक्ट हुआ व्हेन इट कंपेयर टू पॉपुलेशन। और दोनों का डेटा देखिए, ग्लोबली हम बहुत पीछे हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हम देखें तो हमारा 4.2% है, जबकि ग्लोबल एवरेज कितना है, 7%। और इंश्योरेंस डेंसिटी पर पर्सन हमारे यहाँ पे 91 जितना हम देखते हैं, जबकि वहां पे कितना ग्लोबली कितना है, तो 874 जितना है। ठीक है, पर पर्सन मत याद रखना, ऐसे ही याद रखना है, ओके? हमारे यहाँ पे 91 है, उधर 874 है, बहुत आगे है। फिर इंश्योरेंस बिजनेस का बात करें तो भाई हमारी मार्केट जो 9th लार्जेस्ट मार्केट है, ये आप याद रखना, ये बहुत जरूरी पड़ेगा। अभी इश्यूज क्या क्या है भाई? 9th लार्जेस्ट मार्केट तो अच्छी बात है, राइट? पर फिर भी इश्यूज है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे मिसिंग मिडल हमें देखने को मिलता है। मिसिंग मिडल मतलब क्या है? जो पॉपुलेशन क्या होती है, लोअर स्ट्रेटा की पॉपुलेशन, मिडिल मैन, और जो हायर इनकम पॉपुलेशन है कि गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग और बहुत पैसे वाले लोग। इसमें जो बीच वाले लोग हैं ना, बीच वाले लोगों में से 30% लोगों के पास इंश्योरेंस है ही नहीं। बीच वाले क्यों नहीं लेते हैं? बीच वाले की तनख्वाह इस तरीके से सेट होती है कि वो जितना कमाए उतना उनके पास से चला गया, तो ये इंश्योरेंस का पैसा बचता ही नहीं है। हायर इनकम वाले तो लेंगे ही लेंगे, और जो नीचे वाले हैं ना वो भी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स आते हैं उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, जबकि बीच वाले उसके अंदर भी इंक्लूड नहीं होते। तो नीचे वालों को गवर्नमेंट कवर कर ले रहा है, ऊपर वाले खुद अपना कर ले रहे हैं, बीच वाले रह जाते हैं। तो इसीलिए हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलता है मिसिंग मिडल इन इंश्योरेंस सेक्टर एंड स्पेशली इन, ये कौन बोला? तो नीति आयोग बोला, ठीक है? तो ये आप याद रखना, ठीक है, कि इंश्योरेंस में हमें मिसिंग मिडल देखने को मिलता है। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है फॉर पब्लिक सेक्टर कंपनीज, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनीज काफी पीछे जा रही है, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा आ गया है, ठीक है? अभी मैं आपको ही बोलूंगा कि भाई सबसे ज्यादा आपको इंश्योरेंस कंपनी कौन सी याद है, तो आप बोलोगे आदित्य बिरला याद है। और फिर हमारे पास पॉलिसी रोड मैप भी कमी है, हमने कुछ खास पॉलिसी रोड मैप बना के नहीं रखा है, ठीक है? बट जबकि हमें करना चाहिए कि हाँ भाई ये हम करेंगे। यहाँ पे भी लिखा है ना, टारगेट इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, कि हमने बात तो बोल दी कि ऐसा हमें करना है, बट क्या हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो पॉलिसी खास हमने बना के नहीं रखी है, तो बनाना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। रिकमेंडेशन क्या है? तो भाई डेवलप करना अफोर्डेबल माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट की इजीली आप खरीद पाए कोई भी इंश्योरेंस, वैसा बनाओ। फिर यूनिफॉर्मिटी ला दी आप टीडीएस में, जीडीएस जीएसटी के अंदर, क्योंकि अलग अलग जीएसटी लगता है, टीडीएस कटता है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी ला दीजिए। फिर अलाउ कीजिए कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग की, एक बार में ही सारा का सारा लाइसेंस मिल जाए जो भी कंपनी है उसको, तो कंपोजिट लाइसेंसिंग। और रेशनलाइज कीजिए जीडीपी रेट को, अभी 18% लग रहा है। अभी आप बोल रहे हो यार कोई इंश्योरेंस नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है, आपने 18% रखा है, ये बहुत ज्यादा होता है। इसको कम करके रखिए तो इजीली हो जाए। जो डेवलप कंट्रीज है ना, वहां पे इंश्योरेंस का जो मतलब रेट लगता है, कई जगह तो सिर्फ 2-2% जितना लगता है। जो और कंट्रीज है वहां पे 5% जितना लगता है,
और जो पैसा ज़्यादा लेती है ना, वहाँ पे भी 10% जितना लगता है, हमारे यहाँ पे 18% लगता है। इसका मैं एग्ज़ाम्पल बोलूँ तो ये जो मैं डेटा बोला ना वो कुछ नहीं है, यूके का डेटा है, ठीक है? यूके में जो स्लैब है ना इंश्योरेंस की वो वही है कि हाईएस्ट 12% जितना, उससे ऊपर टैक्स है ही नहीं। तो ये हमें थोड़ा सीखना चाहिए, तो भी तो हम इंश्योरेंस बढ़ा पाएँगे। स्टार्टिंग फेज़ में कम कर दो, फिर भले ना बढ़ा दो, चलता है। स्टेप्स टेकन क्या है डेवलपमेंट इंश्योरेंस सेक्टर के लिए हमने एडा बॉडी बनाई हुई है, ठीक है? कौन से एक्ट के थ्रू? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के थ्रू। फिर इंश्योरेंस एक्ट 1938 हमने बनाया हुआ है जो कि लीगल फ्रेमवर्क बताता है कैसे काम करना है। फिर हम स्कीम भी लेके आए हैं जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जन आरोग्य योजना इज़ परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग। इसके अंदर इतने सारे बेनिफिशियरीज का फायदा हुआ कि पूछिए मत। इवन इसके अंदर फ्रॉड हो जाता है तो भी चल जाता है। आप सोचिए अभी-अभी थोड़े टाइम पहले ही क्या हुआ था कि मैं यार भूल गया, बहुत बड़ा फेमस हॉस्पिटल है। वो बस ऐसा ही करता था कि उसके यहाँ पे जो भी पेशेंट आए ना उनको बड़ा ऑपरेशन सजेस्ट कर देता था कि भई आपको तो गैस की बीमारी, और बोल देगा कि आपको भई हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। सॉरी, हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं, वो अंदर वो रखता है ना, बलून रखते हैं, बलून सर्जरी करते हैं, तो वो करवाना पड़ेगा। और ये सब चीज़ों का खर्चा होता है 2-3 लाख रुपया। तो ये बड़ी-बड़ी हॉस्पिटल गरीब-गरीब लोगों से या जन आरोग्य योजना के अंदर पैसा खाते हैं और ये फ्रॉड होता है। ये अभी सामने आया था। कब सामने आया कि गलती से वो डॉक्टर से वो इंसान मर गया। तब जाके वो सामने आया कि ये लोग तो फ्रॉड कर रहे थे कि कुछ इसको बीमारी थी ही नहीं और फिर भी ये लोग किए जा रहे थे। तो ऐसा फ्रॉड होता है फिर भी इस स्कीम के अंदर पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्कीम वैसे देखो बुरी बात है और वैसे अच्छी बात है कि गरीब के लिए सरकार इतना वो कम्बरसम प्रोसेस नहीं बनाई हुई है। और बुरी इसलिए कि सरकार का नुकसान होता है भई, इससे गलत फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आपको ये भी बस चीज़ें याद रखनी है, ठीक है? आप जब न्यूज़ देखते हो ना, तब सब चीज़ें लिंक करके देखोगे, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे लिंक हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है स्किल के ऊपर बात की गई है। कि रिपोर्ट का नाम क्या है? नेविगेटिंग टुमारो, कि कल के लिए क्या करेंगे और किसकी है? तो ग्लोबल लेबर मार्केट की रिपोर्ट है, मतलब उसकी बात है। अभी देखो लेबर मार्केट, जब हम लेबर मार्केट की बात करते हैं तो इंडिया सबसे आगे रहता है। कैसे आगे रहता है? इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या? कि हमारे पास लोग ज़्यादा है, हमारी डेमोग्राफी अच्छी है, हमारी जो भी पॉपुलेशन है वो सब यंग पॉपुलेशन है। तो आप मुझे बताइए, लेबर मतलब ऐसा नहीं होता ना सिर्फ मज़दूर, हर एक टाइप के लेबर होता है। मतलब जो भी काम कर रहा है वो लेबर है। तो उस लेबर में सबसे ज़्यादा कहाँ से लोग आ सकते हैं? इंडिया से आ सकते हैं। देखो यहाँ पे ही दिखा दें कि मेजर फोर्सेस क्या-क्या हैं, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्लोबलाइज़ेशन, कि हर जगह ग्लोबलाइज़ेशन है ना, कि इधर का लोग उधर काम कर रहे हैं। जैसे इंडिया में ब्रेन ड्रेन हमें देखने को मिलता है कि जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी, जो भी इन शॉर्ट जहाँ से कुछ सीख लेता है ना, वो बाहर चला जाता है। तो ग्लोबलाइज़ेशन तो है। फिर शिफ्टिंग डेमोग्राफिक्स है। जैसे कि जापान और साउथ कोरिया के अंदर जो लेबर फोर्स है वो बूढ़ी होती जा रही है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, तो वो अभी काम नहीं कर सकते हैं एक्टिवली। तो अगेन उसको किन किन की ज़रूरत पड़ेगी? पॉपुलेशन की ज़रूरत है, और वो कौन प्रोवाइड कर सकता है? इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। अभी मैं ना ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, कायदे से तो ये इन्होंने वर्ल्ड की बात की है। मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने बोला कि 15% ऑफ वर्कफोर्स डिस्प्लेस हो जाएगी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज आ रही है एआई, मशीन लर्निंग, कि 15% जितनी हट जाएगी। तो ये भी एक चेंज है। और फिर क्लाइमेट चेंज भी चेंज है, जैसे कि बोला कि इंडिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से 32% जितनी वर्कफोर्स को रीस्किलिंग की जरूरत है। वरना क्या होगा? सॉरी, हाउएवर क्या होगा कि ग्रीन इकोनॉमी कुड क्रिएट 24 मिलियन जॉब्स बाय 2030, क्योंकि अगर आप करने वाले हो इतनी सारी जॉब, को स्किल तो देने पड़ेंगे ना, ऐसे कैसे जॉब मिलेगी? वरना वो बंदा काम ही नहीं कर पाएगा और कभी भी हमारी ग्रीन इकोनॉमी ठीक से चल ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो मेजर चेंजेस क्या-क्या है? ग्लोबलाइज़ हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सब लेबर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? लेबर मार्केट की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया मॉडल में बनाया था, ठीक है? कि आपको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आप सेट कीजिए। फिर भई इंक्लूसिव एजुकेशन लाइए, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन के अंदर हम किए हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली स्किल्स भी अच्छे होंगे, लेबर भी अच्छे होंगे। गवर्नमेंट फाइनेंस करे जो भी फंडेड, वो कर सकते हैं जिस एरियाज़ में कि कोई बैरियर है, उस बैरियर को हटाने के लिए गवर्नमेंट फाइनेंस कर दे। और कंटीन्यूअस लर्निंग रखिए, क्योंकि अपस्किलिंग, रीस्किलिंग करते रहेंगे तो ही आप कॉम्पिटेंसी अपनी रख पाएँगे, वरना कोई ना कोई आके आपकी जॉब ले जाएगा। एड्रेस कैसे हम कर सकते हैं, क्या-क्या हमने इनिशिएटिव लाए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ल्ड फेमस है, आपको पता ही होगा ये।
फिर नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी यानी कि वज्र फैकल्टी, और एट लास्ट इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन थ्रू स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मतलब बहुत कुछ चल जाएगा। जो भी इधर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रख दीजिए, ठीक है। फिर रेल, ये जो कौशल विकास योजना है ना, उसमें सिर्फ एक वर्ड डाल दीजिए, रेल कौशल विकास योजना, ये हमने अलग से डाला है। फिर वही है विश्वकर्मा योजना, ये हम सब रोज आए दिन पढ़ते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज कवर करते हैं। शॉर्ट न्यूज में सबसे पहले ना मैप कर लेते हैं। ये देखिए, बुल्गारिया न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? तो ना यूरोप का चलता है शेंजन फ्री ट्रैवल एरिया, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज मेंबर होती है। तो बुल्गारिया और रोमानिया को भी बनना था, पर ऑस्ट्रिया यूरो को वीटो करके बैठा हुआ था, जो कि इसने ड्रॉप कर दिया, इसलिए न्यूज में था। आपके लिए कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है, यू कैन इग्नोर इट। शेंजन कंट्रीज, शेंजन फ्री ट्रैवल मतलब क्या है? देखो, शेंजन ना इन लोगों ने नाम रखा हुआ है, इसके अंदर 29-30 जितनी कंट्रीज आती है यूरोप की कंट्रीज, कि यहाँ पे आपको जाना है तो यहाँ पे फिर आप फ्री में घूम सकते हो, मतलब एक ही जैसा वीजा, कि एक वीजा लो और आपको ये सब कंट्रीज घूमने को मिल जाएंगी। और इसमें रिसेंटली रोमानिया और बुल्गारिया आ चुके हैं। ओके, अभी देखते हैं बुल्गारिया को। तो ये बाल्कन पेनिनसुला का पार्ट है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। बाल्कन पेनिनसुला, ये वाला एरिया जितना भी है ना, ये मतलब मैं ऊपर देख लो, मेडिटेरेनियन वाला एरिया जो लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी आता है ना, वो बाल्कन पेनिनसुला है। पेनिनसुला ही क्या होता है कि कोई भी बॉडी तीन तरफ से अगर पानी से घिरी हुई है तो उसको पेनिनसुला बोलेंगे, ठीक है। ये ब्लैक सी के साथ कोस्ट बनाता है, ये रहा ब्लैक सी के साथ कोस्ट बनाता है। फिर नाटो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल मेडिटेरियन, डेन्यूब, मरिस्ता, स्ट्रूमा इसकी मेजर रिवर और मेजर पीक, याद रखने का जरूरत नहीं है। आजू बाजू की इसकी कंट्री देख ले तो रोमानिया, सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और ग्रीस। ये ऑलरेडी जब यूक्रेन न्यूज में था तब इसका पीवाईक्यू 2023 में या हाँ 2023 में या 2022 में इसका क्वेश्चन आ चुका है। और वाटर बॉडीज की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक सी है, ठीक है। यहाँ पे जो छोटा सा आपको ये गोल दिख रहा है ना, ये बीच में वाला एरिया, ये है सी ऑफ मरमरा। और जो सी ऑफ मरमरा है उसको कौन जोड़ता है? ये वाला जो बॉस, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कौन जोड़ेगा? तो बॉस्फोरस स्ट्रेट जोड़ेगा, ठीक है। सिर्फ बॉस में लिख देता हूँ। और ये एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को कौन जोड़ेगा? तो डर्डनालस स्ट्रेट जोड़ेगा, डर्डनालस, ठीक है। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं, बीड़ी, बीड़ी लोग पीते हैं ना, बीड़ी याद रख सकते हैं, ब्लैक ब्लैक सी फॉर बी और बॉस्फोरस फॉर बी और बीडी, डी फॉर डर्डनालस, ठीक है। हो गया। एक बार सिर्फ हम नीचे ऐसे देख ले तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका ब्लैक सी आएगा, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा आएगा, और यहाँ पे आपका मेडिटेरियन आएगा या फिर एजियन आएगा, ठीक है। एजियन भी लग सकता है, मेडिटेरियन भी। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? तो बी डी जोड़ रहा है, बॉस्फोरस। और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? तो डी जोड़ रहा है, डर्डनालस। ओके, अभी देखो मेडिटेरियन न्यूज में है, तो मेडिटेरियन हमने 2-3 बार किया हुआ है, एक बार सिर्फ देख लेते हैं, जल्दी से पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे एजियन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। मेडिटेरियन जब भी आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखो, नीचे से शुरू करेंगे, एक लाइन खींचनी है, फिर हल्का सा खड्डा करना है, वरी ऊपर आना है, और फिर ऐसे जोड़ देना है। यहाँ पे आप जाओ ना, जब ऐसे ऊपर करो एल शेप, तो ऐसे हल्का सा ऊपर कर देना, कि आपको एक बल्ज जोड़ देना है, दैट्स इट, ठीक है। कि मतलब आपका जैसे वो चिराग है वैसा हो जाए, ठीक है। ये ऐसे करेंगे, फिर ऊपर जाके ऐसे बल्ज जोड़ देंगे, दैट्स इट। और फिर वापस से इसी कोने से लेंगे, इसी कोने से, यहाँ से ऐसे लो और नीचे ले दो, खत्म। अभी एकदम चिराग जैसा बन रहा है ना, बस इसी को ना जोड़ देना है, इस तरीके से जोड़ देना है कि बीच में एक लाइन खींच के जोड़ना है, एक पिलर जोड़ देना है, दैट्स इट। ये आपका पूरा का पूरा मेडिटेरियन बन गया। न्यू आप एग्जाम में ऐसे ही बनाओगे। अभी इसके सी देख लें तो एकदम इजी है, ए बी, यहाँ पे बीच वाला एरिया छोड़ दे रहा हूँ, फिर ए आई और ए सी। नाउ इट स्टैंड फॉर, फर्स्ट ए स्टैंड फॉर अल्बुरान सी और बेलियारिक सी। फिर दूसरे वाला जो पिलर आता है वहां पे एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी, और लास्ट वाला पिलर है आजियन सी और सी ऑफ क्रेट। यहाँ पे हम एजियन सी की बात कर रहे थे, ठीक है। कि आजियन सी को ऊपर यहाँ पे जोड़ता है डर्डनालस, सी ऑफ मरमरा से, और मरमरा से ब्लैक सी जोड़ता है अपना बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। तो देखिए इजी है ना, ए सी, ए आई, ए बी, और जो बीच में आपका बच रहा है ना, वहां पे आप डालोगे एल टी। एल टी स्टैंड फॉर लिंगूरियन सी एंड टेहेरियन सी, ठीक है। आप 2-3 बार बस इसको करते रहो, आपको इजीली याद रह जाएगा, ठीक है।
बस ये आपको ए बी ए सी ए टी और ऐसे याद अगर नहीं रहता है तो इससे भी इजी ट्रिक है एक। क्या है, ये ऊपर वाली की स्ट्रेट, ऊपर वाले जितने भी सी हैं उसका और नीचे वाली की, मतलब क्या बन जाएगा आपका, अबला, टी आई सी, अबला टी आई सी। बस लास्ट में डबल ए आता है, वो आपको ध्यान रखना है, अबला टी आई सी। अल्बोरान, बेलियारिक, लिंगुरियन, एज एड्रियाटिक, एजियन, तेहरियन, आयोनियन और क्रेट। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। अभी क्या बताया गया है अमृत ज्ञान कोश, ये सबसे पहले हम कर्मयोगी के अंदर लेके आए हैं। ठीक है, कर्मयोगी क्या है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन है कि जो सिविल सर्वेंट्स है ना उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना है। ये अमृत ज्ञान कोश क्या है, तो बस इसमें अंदर जो एजुकेटर्स होंगे उनकी क्वालिटी को एनहेंस किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाया जाएगा और इट इज इन लाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 एंड 17। इन शॉर्ट क्या याद रखना है, सिविल सर्विस सॉरी सिविल सर्वेंट जो भी है उनका एम्पावरमेंट करना, दैट्स इट। और ये किसके अंदर है, तो ये आई गॉट प्लेटफॉर्म के अंदर है जो कि जॉइंटली डेवलप किया गया है, बिल्डिंग कमीशन, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और कर्मयोगी अभियान। ठीक है, चलिए ये आई गॉट तो आपको याद ही होगा, आई गेस आई गॉट। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग है सिविल सर्वेंट की। फिर है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। देखो नाम से ही पता चला ना कि कंज्यूमर को कितना कॉन्फिडेंस है मार्केट के अंदर, कि भाई बाजार कैसे रहेगी, बाजार मतलब यहाँ पे शेयर बाजार की बात नहीं हो रही, ठीक है, नॉर्मल मार्केट कैसी रहेगी उसकी बात है। ये बस आपको ये बताता है कि कंज्यूमर ज्यादा पैसा इकोनॉमी में खर्च करने वाले हैं या फिर नहीं खर्चने वाले हैं। ठीक है, रिसेंटली जो बदला उसमें क्या पता चला कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो कंज्यूमर डिमांड है वो वीक रहने वाली है, इसकी असर क्या पड़ेगी, आप खुद सोचिए, अगर आप कम पैसा इकोनॉमी में डालोगे तो इकोनॉमी कम ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट, स्पेंडिंग सब कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई के दूसरे भी ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं जैसे कि करंट सिचुएशन इंडेक्स, जो कि सिचुएशन के बारे में बताता है, कंपेयर करता है एक साल पहले की सिचुएशन को कि इकोनॉमी कैसी थी, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस। फिर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, जो कि बच्चा ऐसा सोचता है कि एक साल पहले क्या होगा, सॉरी पहले मतलब ऑलरेडी कर लेता है, एस्टिमेट करता है कि अगले साल क्या होने वाला है, उसमें भी सेम इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस को देखता है। ठीक है, ये तीनों किसका मतलब ये कौन सब रिलीज करता है, तो आरबीआई करता है। ठीक है, फिर भी आपको पता होगा आरबीआई के गवर्नर बदल चुके हैं। रिसेंटली जो शक्तिकांत दास थे उन्होंने को रिटायरमेंट मिल गया है और हमारे नए गवर्नर आए हैं संजय मल्होत्रा। तो बस उसी के रिलेटेड न्यूज थी। जो आरबीआई गवर्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एज पर आरबीआई एक्ट 1934। और प्रोसेस क्या होती है, तो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी, एफएसआरए, याद रखना है। ठीक है, एफएसआरए ये सब कुछ देखती है, फिर वो शॉर्टलिस्ट करती है सब कैंडिडेट को कि हाँ भाई कौन सा कैंडिडेट बराबर है, और फिर वो फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए ये कैबिनेट कमेटी को अपनी रिकमेंडेशन बोलते हैं और भेजते हैं, जिसको हेड करते होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि किनको अपॉइंट करना। ठीक है, एफएसआरए जो है वो कैबिनेट कमेटी को बैठेगी, भेजेगी, जो कि पीएम हेड कर रहे होंगे, और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे और वही अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, टेन्यूर क्या हो सकता है, नॉर्मली 3 साल का टेन्यूर होता है, बट एक्सीड होके 5 साल तक का हो सकता है, 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 5 years और एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, मतलब फिर से अपॉइंट हो सकते हैं। हमारे जो पिछले ही गवर्नर थे उन्हीं की रिअपॉइंटमेंट हुई थी पहले, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ड्यूरिंग कोविड, तो उनको करना ही था भाई। फिर वही है बैम्बू शूट्स। तो बैम्बू शूट्स कि अभी अभी पता चला कि जो बैम्बू शूट्स होते हैं उसका हम यूज कर सकते हैं, उनका पर्टिकुलरली नाम है मेली एमिली। वो एक एंटी ओबेसिटी इफेक्ट है, मतलब कि आपका मोटापा कम करता है, उसमें ये काम आता है। ठीक है, दैट्स इट। बाम्बू शूट्स क्या होते हैं, जो कि जो बाम्बू होता है उधर से स्प्राउट्स इमर्ज होते हैं, उसको बाम्बू शूट्स बोलते हैं, वो एडिबल होते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे कम्युनिटीज है वो ज्यादा यूज करते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यूज हम देखें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फाइबर सब में ये रिच होते हैं, और फैट इसका बहुत कम होता है। यस, तभी तो ये ओबेसिटी कम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। फिर है बीमा सखी योजना। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के एलआईसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है बीमा सखी योजना। इसमें जो भी वुमन इनके साथ जुड़ती है उनको 3 साल के लिए स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। पहले साल 7,000, फिर 6,000 और एट लास्ट 5,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। ऐसा ये इन्होंने टारगेट रखा है कि हम 2 लाख वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देंगे। एलिजिबल कौन होंगे इसके अंदर, जो भी 10th पास है वो एलिजिबल है, साथ ही साथ जिनकी एज 80 से 70 के अंदर है वो सब एलिजिबल है। फायदा क्या होगा कि वो एलआईसी एजेंट बन जाएंगे डेफिनेटली। तो पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, फिर एलआईसी एजेंट बन जाओ, क्योंकि तभी तो पगार दे रहे हैं आपको। और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू बिकम रोल इन एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर। ये अच्छा काम किए हैं तो आप बन सकते हैं। ये
किस में काम आएगा? तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी काम है उसमें काम आ सकता है। फिर इंश्योरेंस सेक्टर का ऊपर जो हमने देखा उसमें कैसे हम और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, उसमें भी काम आ सकता है। फिर है मलेरिया पैरासाइट एंड जेनेटिक मॉडिफाइड मॉस्किटोज़। ओके, सबसे पहले मलेरिया पैरासाइट क्या है? तो जिस मलेरिया जो भी हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है कि मच्छर के अंदर जो पैरासाइट होता है, उसके थ्रू में हो जाता है। टोटल 5 पैरासाइट की स्पीशीज़ है, जैसे कि 2 डेंजर है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसी के थ्रू हमें मलेरिया होता है। मच्छर तो क्या काम करते हैं? वेक्टर का काम करते हैं। ये सिर्फ़ ये प्लाज़ पैरासाइट को हमारे तक पहुँचाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। और मेनली कौन-सा मच्छर होता है? तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से हमें होता है। अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो की बात कर रहे हैं, तो जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स को मॉडिफाई करते हैं ना, हमने बहुत बार बात की रखी है। तो इसमें ये लोग इस तरीके से मॉस्किटो के जीन को मॉडिफाई करेंगे, या तो वो अपने आप कम हो जाए, मतलब समझ लीजिए कि एनोफिलीज़ से हो रहा है, ठीक है? अगर 2 मच्छर की मेटिंग होती है तो और ज़्यादा एनोफिलीज़ बनने वाले हैं। ये लोग मच्छर को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं और ऐसा करते हैं कि मच्छर अगर कोई चिल्ड्रन मतलब मच्छर अगर छोटा-सा वापस ब्रीडिंग होने वाला है, तो जो पैदा हो वो सारे के सारे मेल पैदा हो। कोई फीमेल की बर्थ ही नहीं होगी और फीमेल की बर्थ नहीं होगी तो एनोफिलीज़ की बर्थ ही नहीं होगी और एनोफिलीज़ की बर्थ नहीं होगी तो मलेरिया आगे फैलेगा ही नहीं, ठीक है? तो ये एक तरीका हो गया कि मेल ही बोर्न हो, ऐसा ये लोग करते हैं। और दूसरा क्या तरीका हो गया कि फ्लोरोसेंट मार्कर लगा देते हैं जीन के अंदर, कि ये इस तरीके से मॉडिफाइड होगा कि आप लाल लाइट करोगे, कुछ पर्टिकुलर स्पेशल रेड लाइट, तो आपको जो भी मच्छर होगा ना कि जो बुरा है, वो आपको दिख जाएगा कि हाँ, ये रहा। तो आप इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। इन शॉर्ट क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ताकि जो बीमारियाँ हैं, उसके रिस्क को हम कम कर पाएँ, दैट्स इट। फिर है डायमंड बैटरी। देखो, नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है? डायमंड। तो जो कार्बन होता है ना, कार्बन के बहुत सारे अलग-अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? उसमें से एक होता है कार्बन 14। जो हम रेडियो डेटिंग करते हैं ना, वो कार्बन 14 का यूज़ करते हुए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समझ लीजिए कि ये एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है? कार्बन है ये इसके अंदर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 कार्बन के एटम है मेरे पास, ओके? अभी इसका पर्टिकुलर ऐसा है, एग्जांपल हम ले रहे हैं, समझो ये एक एटम को लूज़ होने में मतलब 10 में से 9 हो जाएँगे। हर एक साल होते हैं तो डीके होता जाता है ना कोई भी चीज़। तो ऐसा समझिए कि इसमें से 10 मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल तो खत्म होने में 1000 साल लगते हैं। और जब ये मुझे एलिमेंट मिलता है ना, तब मुझे पता चलता है कि इसके अंदर तो सिर्फ़ 2 ही मॉलिक्यूल बचे हुए हैं, 2 ही एटम बचे हुए हैं। उसका मतलब क्या हो जाएगा कि 8 खत्म हो गए, 8 खत्म हो गए मतलब 8000 खत्म साल का ये हो गया होगा, ठीक है? क्योंकि 1 को खत्म होने में अगर 1 साल 1000 साल लग रहा था, तो 8 को खत्म होने में 8000 साल लग रहा था। तो वैसे ही कार्बन 14 में क्या होता है, उसकी जो भी लाइफ होती है ना, वो 5700 सालों तक हाफ लाइफ होती है। मतलब हम कोई भी चीज़ मिलती है ना, जैसे कि कोई पत्थर मिल गया, उसके अंदर कार्बन 14 देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कितना लाइफ बाकी पड़ा हुआ है। हमें पता चलता है कि भई हाफ से ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या 5700 से कम साल है और ऐसा पता चले हाफ से एकदम कम हो गया है, ये तो 2-4 ही बचे हुए हैं, तो उसका मतलब क्या कि इसको तो 5700 से ज़्यादा साल हुए हैं, 10,000 साल हुए होंगे, 12,000 साल हुए होंगे, ठीक है? इस तरीके से ये लोग पता करते हैं कार्बन डेटिंग का। और किसका यूज़ करते हैं? तो कार्बन 14 का, क्योंकि ये प्रॉपर रहता है। उसकी हाफ लाइफ प्रॉपर 5700 साल होते हैं, तभी खत्म होती है। तो बस इसी कार्बन 14 का यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और इसी बैटरी को हम नाम दे रहे हैं डायमंड बैटरी, ठीक है? इसका हम यूज़ क्या करते हैं? तो ये जैसे सोलर वोल्ट अपना लाइट इंस्टेंट लाइट जनरेट करता है, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है फ्रॉम रेडियो एक्टिव डीके, मतलब ये पुराना डीके होता जा रहा है ना, तो इसी डीके का यूज़ करते हुए ये इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है। और डायमंड क्यों? क्योंकि डायमंड भाई ऑब्ज़र्व कर सकता है शॉर्ट रेंज रेडिएशन को और अच्छा ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपको पता है, इसलिए डायमंड, ठीक है? पोटेंशियल एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? तो पीसमेकर्स में, हियरिंग एड्स में, ऑक्यूलर डिवाइसेस में, स्पेस मिशन में, न्यूक्लियर इन्वेस्ट में, सब में हमें ये काम आ सकता है। ओके, सिर्फ डायमंड बैटरी में इसका याद रखना है आपको कि कार्बन 14 का यूज़ होता है, उसका जो डीके होता है, उसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स ये जनरेट करता है, ठीक है? लास्ट न्यूज़ हमारी इंडियन स्टार टर्टॉय, बस कुछ नहीं है, इसकी जो ऊपर की डिज़ाइन है ना, इसी के थ्रू इसका नाम बना है, स्टार जैसे डिज़ाइन लगती है इसलिए इसका नाम बना है। ये एक सॉलिटरी एनिमल है, ज़्यादातर इनहैबिटेट नहीं करते हैं ये, सॉरी इनहैबिटेट में बोला, हिबरनेट नहीं करते हैं, ठीक है? इनएक्टिव रहते हैं, बहुत ही ड्राई सीज़न हो, कोल्ड सीज़न हो या फिर हॉट सीज़न हो। और ये मेनली हर्बीवोरस होते हैं, बट हाँ, कुछ केसेस में ये
ओमनिवोरस हो जाता है, मतलब कुछ केस में छोटे-मोटे कीड़े हैं उनको ये खा लेंगे, बट मेनली हर्बीवोरस है, ठीक है? इनका जो शेल होता है इसी के थ्रू इनका नाम पड़ा हुआ है, सन येलो स्टार पैटर्न जो है इसलिए स्टार, ठीक है? और इंडिया में ये कहाँ पे मिलता है? तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलेगा, साउदर्न इंडिया में मिलेगा, श्रीलंका में मिलेगा। थ्रेट क्या-क्या है? तो हैबिटेट लॉस, जेनेटिक डाइवर्सिटी इश्यूज, एक्सोटिक पेस्ट, ट्रैफिकिंग एटसेट्रा बहुत कुछ है, आपको पता हुआ है ये सब। तो कंजर्वेशन स्टेटस साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में है, आईयूसीएन के वल्नरेबल है। न्यूज़ में क्या था, कभी स्टडी ने बोला कि ऐसे ही भई इनको अगर आप रिलीज़ कर दोगे जो पकड़े हुए हैं उनको, तो हो सकता है कि जो उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएँ, ठीक है? चलिए दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो गई, माफ़ी चाहूँगा, बट इट्स फाइन, ठीक है? और ये आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे, अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, हम इसको कल ज़रूर डिस्कस करेंगे। और अभी मैं ठीक हो गया हूँ, तो वीडियो भी आपको टाइमली मिल जाएगी। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।